69वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर दीक्षा भूमि पर देश विदेश से आने वाले सभी बौद्ध बांधवों को WH न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि न्याय, समता और करुणा की एक नई क्रांति का प्रतीक है। महामानव विश्व रत्न परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिखाया गया धम्म का मार्ग हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए इस ऐतिहासिक दिवस पर हम बौद्ध धम्म और संघ की शरण लेकर मानवता, शांति और बंधुत्व के मार्ग पर चलेंगे। देखते हैं ये छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। दीक्षा भूमि पर भीम सागर लौटा है, जहां वहां जय भीम का नारा गूंज रहा है। देखते हैं दीक्षा भूमि से सीधी खबर। बंधूजी 90 वर्षाचे आहेत, वयोवृद्ध आहेत, तरी सुद्धा अजूनही ते कार्यरत आहे, ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाकरता सारनाथून आलेले भदंत चंदिमा थेरो यांचं स्वागत आमच्या समितीचे सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम करतील असे मी त्यांना विनंती करतो। दुसरे आपले प्रमुख अतिथी डॉक्टर राजशेखर जे चंदीगडवरून इथे आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत विलास गजगाटे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। समितीचे सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवी यांचं स्वागत ज्येष्ठ सदस्य माननीय NR सुटे साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। NR सुटे साहेब डॉक्टर राजेंद्र गवी यांचं स्वागत करीत आहेत। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक डॉक्टर राजेंद्र गवी करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। डॉक्टर राजेंद्र गवी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महाकरुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, कार्यक्रमाच्या जे काही मुख्य पाहुणे आहेत त्यांचे नाव घेईलच। त्याच्यापूर्वी आमचे अध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, जगविख्यात मेंदू तज्ञ पद्मभूषण विभूषित डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम जी, आमचे ट्रस्टी, अन्य ट्रस्टी माननीय NR सुटे, सुधीर फुलझले, विलास गजगाटे, डॉक्टर DG दाभाडे, एडवोकेट आनंद फुलझले, डॉक्टर प्रदीप आगलावे, भदंत नाग दीपनकर जी। I would like to welcome the chief guest of today's function, Bhikkhu Chandima Thero, Dr. Rajashekar Undru, Bhante Vinacharya. All the chief guests, I would like to tell you
that you have come to a land which has gained fame in the entire world. When Baba Saheb Ambedkar decided for conversion, he decided this land of Nagpur, and we are obliged to Dr. Baba Saheb Ambedkar, the entire Maharashtra, the entire Vidarbha, and the entire Nagpur for deciding this land. He made a big revolution. We have heard of many revolutions, but this revolution was made without a drop of blood, and that can be done only by Dr. Baba Saheb Ambedkar. So we welcome you all, the three chief guests, for the today's function. So since most of the people are from Maharashtra, I will have to continue in Marathi. मला प्रस्ताविकेचं काम दिलेलं आहे. मी आताच इंग्लिश मध्ये सांगितलं. हरियाणावरून चैल साहेब सुद्धा आलेले आहेत. मी आताच इंग्लिश मध्ये सांगितलं की अनेक क्रांत्या झाल्यात, पण ही अशी क्रांती होती जी क्रांती एकही रक्ताचा थेंब न सांडता झाली, आणि अशा प्रकारची क्रांती केवळ परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच करू शकतात. मला वाटते आपले तिसरे चीफ गेस्ट आलेले आहेत, तेव्हा आम्ही 1 मिनिट थांबतो. बस वरती झाले. त्यांचं स्वागत करावं लागेल. I will request Mr. Vilas Gajgate and Anand Fulzele to felicitate our chief guest. अरे 2 बुके आणा द्या, दोघे जण मिळून करा. तेव्हा आता शांतता बाळगावी. सगळे गेस्ट आलेले आहेत, कोरम फुल झालेला आहे. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या पावन भूमीवरती दीक्षा घेतली, आणि 1957 ला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती निर्माण झाली. त्याचे पहिले अध्यक्ष सखाराम मेश्राम हे होते, आणि नंतर टप्प्याटप्प्यानं या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला टप्प्याटप्प्याने ही जागा मिळाली. पहिले थोडी जागा मिळाली, नंतर अधिक जागा मिळाली. अद्याप आम्ही खुश नाही, आम्हाला अधिक जागा लागेल, त्यानंतर मी नंतर बोलेल. त्याच्यानंतर 1963 रोजी पद्मश्री त्या काळचे खासदार दादासाहेब गायकवाड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष हे या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष झाले. आदरणीय सदानंदजी फुलझेले ते सेक्रेटरी झाले. आदरणीय फुलझेले साहेब ज्यावेळेस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन झाला, ज्या दिवशी झाला त्या दिवशी या नागपूर नगरीचे उपमहापौर होते, आणि बरी जबाबदारी त्यांनी त्या काळात स्वीकारली होती. दादासाहेब गवई आणि फुलझेले साहेबांनी हा भव्य दिव्य असा स्मारक बनण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केला, रक्ताचं पाणी केलं.
पुढे दादासाहेब गायकवाडांच्या निधनानंतर 1977 मध्ये दादासाहेब गवई अध्यक्ष झाले, फुलझेले साहेब आदरणीय परत सरचिटणीस झाले आणि हा भव्य दिव्य असा देखावा, भव्य दिव्य असं स्मारक बनवलं. या स्मारकाच्या बाजूला गार्डन आहे, या स्मारकाच्या बाजूला बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्टॅच्यू आहे, भगवान बुद्धाचा स्टॅच्यू आहे, बोधी ट्री आहे, दादासाहेब गायकवाडांचा सुद्धा आता नुकता स्टॅच्यू लागलेला आहे. आणि या स्मारकाची चर्चा, या भव्य दिव्य अशा स्मारकाची चर्चा केवळ नागपुरात नाही, विदर्भात नाही, महाराष्ट्रात नाही, देशात नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती होतं. पुढे या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने शैक्षणिक विभागात हात पाय ठेवला, पाय रोज पुरवला. आपले मुलं शिकले पाहिजे, बाबासाहेब आंबेडकरांचे भीमसैनिक शिकले पाहिजे, मोठ्या मोठ्या पदावरती झाले पाहिजे. याच्यासाठी आर्ट्स, कॉमर्स अशा प्रकारच्या शाखा असलेला कॉलेज उघडलं. नंतर LLB, मॅनेजमेंट. दादासाहेब गवई आणि दिवंगत फुलझेले साहेब यांच्या महान मेहनतीमुळे हे सर्व घडलं. मी प्रास्ताविकामध्ये जास्त वेळ घेणार नाही. जेवढं काम मला दिलं आहे तेवढं सांगेल. जे काही स्मारक समितीचं 1957 पासून आजपर्यंत घडलं ते मी आपल्याला सांगितलं. परंतु जाता जाता काही गोष्टी मी आपल्याला सांगू इच्छितो. काय मला मित्र सकाळपासून भेटले. सगळ्यात महत्वाचं 10 दिवस आम्हाला त्रास झाला. 25 लाख लोक येतात, पण 25 लोक कुठेतरी वातावरण खराब करून जातात. काहीतरी एखादा छोटा खड्डा मिळाला त्याचा फोटो काढतात, YouTube वरती पाठवतात. आम्ही काही या दीक्षाभूमीचे मालक नाही, ही काही प्रॉपर्टी आमची नाही. आम्ही आपल्या सर्वांचे नौकर आहोत, सिपाही आहोत. परंतु आम्हाला सहकार्य करा. केवळ राजेंद्र गवई सोबत आमचं पटत नाही, केवळ फुलझेले साहेबांसोबत आमचं पटत नाही, केवळ गजघाटे साहेबांच्या आमच्या सोबत पटत नाही, केवळ आगला साहेबांसोबत आमचं पटत नाही. म्हणून कोणी 10-12 पोरं मी बैसाम साहेबांच्या वयासाठी घेतलं. ते इतके सज्जन माणसं आहे की त्यांचा कोणी दुश्मन राहू शकत नाही. ते केवळ आमचा कोणी आमचे दुश्मन आहे म्हणून कोणीतरी 10-12 पोरं यावं, दंगल घडावी, याच्यामुळे वातावरण खराब होतं. आता लोक म्हणतात की दरवर्षी मुख्यमंत्री येतात, हे येतो, ते येतो, 200 कोटी कबूल करतो, 400 कोटी कबूल करतो. मग हे 400 कोटी जातात कुठे? हे दीक्षाभूमीचे ट्रस्टी का करतात? मला माझ्या मित्राने आवर्जून हा विषय घ्यायला सांगितला म्हणून मी घेतो. माझ्या बंधूंनो, भीम सैनिकांनो, हा जो पैसा येतो तो आमच्या स्मारक समितीकडे येत नाही. हा सरकारचा पैसा हा सरकारकडे जातो. आम्हाला फक्त सूचना द्याव्या लागतात की इथे काय करायचं, स्टेज कुठे असावं, पार्किंग कुठे, पार्किंगचं तर नंतर मी मुद्दा घेईलच, पार्किंग कुठे असावं, ऑडिटोरियम कुठे असावं, अशा प्रकारच्या सूचना फक्त आम्ही देऊ शकतो. तो पैसा खर्च करण्याची मुभा आम्हाला नाही, ती NIT ला आहे. तो NIT कडे पैसा जातो. NIT चा गव्हर्नमेंटचा माणूस तो टेंडर काढतो आणि मग तो कॉन्ट्रॅक्टर निवडतो. आम्हाला त्याच्यावरती अधिकार नसतो. पण काहीतरी लोक केवळ काहीतरी वाईट पसरावं म्हणून ते पसरवत असतात. मागच्या वर्षी पार्किंगचा मुद्दा होता. आपण सगळ्यांना त्याचा विरोध केला. आम्ही तुमच्या विरोधासमोर झुकलो आणि पार्किंग बंद केली. अरे आम्ही झुकलो होतो, आम्ही तुमचं पार्किंग बंद केलं. मग त्याच्यानंतर जाडफोड करण्याची गरज काय होती? जाडफोड केल्यानंतर वातावरण खराब झालं, अधिकारी लोक घाबरू लागले, सरकारी दरबारी कारभार घाबरू लागले आणि आता जे काही आपलं डेव्हलपमेंट होतं ते डेव्हलपमेंट रुकलं आहे. आता मी जास्त वेळ घेणार नाही. जाण्यापूर्वी अजून एक मुद्दा मी सांगतो की दीक्षाभूमीमध्ये वारंवार की याच्यामध्ये ब्राह्मणी लोक आहेत. या दीक्षाभूमीमध्ये 12 लोक आहेत. आज बाबा एवढे वारले म्हणून 11 लोक आहेत. सगळेच्या सगळे बुद्धिस्ट आणि पूर्वाश्रमीचे महार आहे. कोणताही ब्राह्मण नाही आहे. अशा प्रकारचे जे कोणी काही लोक बाहेर पसरवतात त्यांना तुम्ही जागा दाखवली पाहिजे. मला प्रस्ताविकेची संधी दिली त्याच्यामुळे ज्या ज्या काही गोष्टी लोकांमध्ये खोट्या पसरवल्या जातात त्या तुमच्या समोर सांगणं माझं कर्तव्य होतं. मी आपला वेळ घेतला, जास्त वेळ घेतला, त्याच्यामुळे क्षमा मागतो. जय भीम, जय भारत. धन्यवाद गवई साहेब.
नुकतेच आपले तिसरे अतिथी भदंत वीणाचार्य यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं स्वागत सुद्धा या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. बंधूंनो, या ठिकाणी जे पाहुणे आपण बोलावलेले आहेत, जे प्रमुख अतिथी आहेत, ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आहेत आणि आपण त्यांना का बोलावलं या संदर्भात आपल्याला माहिती देणं आवश्यक आहे. या ठिकाणी डॉक्टर राजशेखर उंडरू आलेले आहेत. ते 1990च्या बॅचचे IAS आहेत आणि एक उच्च अधिकारी म्हणून आपण त्यांना या ठिकाणी बोलवलेलं नाही. डॉक्टर राजशेखर हे आंध्र प्रदेशातले ते IAS अधिकारी असं असताना सुद्धा 2006 मध्ये ज्यावेळी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला म्हणजे 50 वर्ष झालेले होते, त्यावेळी यांनी काय करावं, डॉक्टर राजशेखर यांनी आपल्या दिल्लीच्या क्वार्टरवर त्यांनी सभा ठेवल्यात की आम्ही जे IAS अधिकारी किंवा उच्च अधिकारी जे लोक आहोत, आम्ही बौद्ध झालो पाहिजेत आणि म्हणून त्या संदर्भात त्यांनी अनेक सभा ठेवल्यात आणि त्यांनी लोकांचं प्रबोधन केलं आणि शेवटी हैदराबाद येथे त्यांनी बुद्ध धर्म दीक्षेचा मोठा कार्यक्रम आयोजित केला आणि त्या ठिकाणी हजारो लोकांनी त्यांच्या प्रेरणेमुळे बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतली आणि म्हणून त्यांना आपण या ठिकाणी बोलावलेलं आहे. हे केवळ IAS अधिकारीच नाही, ते अकॅडमिशियन आहेत. त्यांनी लॉ मध्ये PhD प्राप्त केलेली आहेत. त्यांचं पुस्तक सुद्धा प्रकाशित झालेलं आहे. या ठिकाणी ते पुस्तक आपल्या या ठिकाणी जे पाहुणे आणि बाकीच्या लोकांना ते पुस्तक देणार आहेत. तसे हे डॉक्टर राजशेखर हे जरी IAS अधिकारी असले तरी ते अकॅडमिशियन आहेत, ते बौद्ध आहेत आणि त्यांना असं वाटतं की बाबासाहेबांचा जो विचार होता की हा संपूर्ण देश हा प्रबुद्ध झाला पाहिजे, प्रबुद्ध भारत ही संकल्पना बाबासाहेबांची होती आणि त्यासाठी एक IAS अधिकारी संघर्ष करतो, लढतो, ही गोष्ट आमच्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे आणि हा त्यांचा परिचय मला वाटतं पुरेसा आहे. मी डॉक्टर राजशेखर यांना विनंती करतो कि सर आप यहाँ आइए और आपके जो विचार है बुद्ध धर्म के बारे में और बाबा साहब ने यहाँ जो क्रांति की उस संदर्भ में जो विचार है वो विचार आप हमें सुनाए. इसलिए मैं डॉक्टर राजशेखर जी को विनंती करता हूँ कि सर आप अपने विचार यहाँ व्यक्त कीजिए. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय. आज इस पावन दिवस पर मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित होने का इस समय मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर के संस्था को, खासकर डॉक्टर राजेंद्र गवाई जी जो मुझे आज ये मौका दिया आपके बीच में उपस्थित होने का, और आज के सभा के अध्यक्ष भदंत नागार्जुन ससाई जी, भदंत विनयाचार्य जी, चंदिमा थेरे जी, आज मुझे यहाँ लाने के लिए प्रदीप आगलेवे जी और सभी फुलजले जी, सूटे जी, मेशराम जी, विलास जी, सभी को मैं आज का दिन धन्यवाद करना चाहता हूँ. इस भव्य दिन, इस पावन दिन, धम्म क्रांति के इस दिवस पे मुझे मौका दिया. बाबा साहब के जो धम्म क्रांति के एक व्यक्ति, एक योद्धा के रूप में मुझे आपने यहाँ बुलाया है. आप सबको धम्म क्रांति का आज दिवस पे शुभकामनाएं सहित मैं कुछ बातें
आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो बौद्ध की ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट की ट्रेडिशन है, उसमें 3 पहलू हमारे सामने आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एक माइंड की डिसिप्लिन, दूसरा पहलू है मॉरल प्यूरिफिकेशन, नैतिकता की प्यूरिफिकेशन व्यक्ति में होना चाहिए, और निरंतर एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस बौद्ध रीति, बौद्ध ट्रेडिशन हमारे बीच में वो दर्शाता है। बट ये देखा गया कई सदियों में कि सोशल और कल्चरल या पॉलिटिकल डायमेंशंस को बौद्धिक ट्रेडिशन ने बाईपास किया या डीपली उसमें नहीं गया। वहां उस समय हमारे बीच में 1956 में परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर आते हैं इस धरती पे। जैसे गवाई साहब ने कहा, डॉक्टर गवाई साहब ने कहा, इस धरती को उन्होंने चुना, नागपुर को उन्होंने चुना। आप में से कई लोगों को विदित है, उन्होंने बाबा साहब ने कई दिन जो योजना किए थे, प्लानिंग किए थे कि मैं इस जो धम्म क्रांति का जो शुरुआत मैं कहां से करूं। उन्होंने इस धरती को, नागपुर को धरती को उन्होंने सेलेक्ट किया। इसका कारण भी उन्होंने बाद में बताया था। बट बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को एक नया एक्सप्रेशन दिया। 2 एक्सप्रेशन होते हैं बुद्धिज्म में, आपको सबको पता है। हर एक व्यक्ति का एक एक्सप्रेशन होता है, मैं, मेरे बारे में क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है। तो मी माई सेल्फ में ही एक व्यक्ति अपना जीवन करता है। बुद्धिज्म में भी आप पर्सनल एक्सप्रेशन को ही ज्यादा से तवज्जो देते हैं। बट सोशल एक्सप्रेशन है, एक समाज में आप रहते हैं, वो सामाजिक एक्सप्रेशन को बाबा साहब ने इस धरती से आज का इस दिन 69 इयर्स पहले एक शुरुआत करे थे कि सोशल एक्सप्रेशन और पर्सनल एक्सप्रेशन के रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने हमें आगे लेते हुए उन्होंने इतने इन्फ्लुएंशियल एक मूवमेंट आज के दिन शुरू किए थे, एक पाथ ब्रेकिंग इवेंट, अनप्रेसिडेंटेड, कभी पहले ऐसा इवेंट दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। वो इस धरती से 69 इयर्स पहले वो मूवमेंट चला। वो उस समय ये मूवमेंट शुरुआत हुई थी जब समाज में ऑपरेशन थी और समाज में सोशल इंजस्टिस थी। जब एक सोशल इंजस्टिस को लेके एक महान व्यक्ति, बाबा साहब महान व्यक्ति, उसको आगे ले जाते, उसको उन्होंने देखा कि मैं बुद्धिज्म को जब आगे ले जा रहा हूं, वो बुद्धिज्म हमें इस सोशल इंजस्टिस को और ऑपरेशन को कैसे बदलाव लाएगी। उन्होंने ये जो धम्म क्रांति के जो शुरुआत किए थे वो एक डायनामिक मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। पीढ़ी प्रति पीढ़ी, साल हर साल ये धम्म क्रांति का मूवमेंट चलता रहा। आज के दिन आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम उपस्थित हैं, वो एक प्रतीक है, वो एक एग्जाम्पल है कि एक पॉजिटिवनेस भी उस मूवमेंट में बाबा साहब ने लाए थे। बट इस अप्रोच, जिस अप्रोच के साथ उन्होंने हमारे सामने बुद्ध को लाए हैं, बुद्ध मार्ग को लाए हैं, वो एक स्ट्रगल था। वो बहुत सोशल, पॉलिटिकल और एक रिलीजियस स्ट्रगल था। उस स्ट्रगल को उन्होंने अपने विजन के द्वारा केवल हमें धम्म नहीं दिया, हमें धम्म क्रांति के रूप में हमारे सामने जो दिया, जो वो धम्म क्रांति क्या है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री और एक मोरालिटी, एक मॉरल इन्फ्यूजन हमारे बीच में किया, एक नॉन वायलेंट रूप में, एक अहिंसा को इस्तेमाल करते हुए। जैसे
गवाई साहब ने थोड़ी देर पहले कहे थे, ब्लड विदाउट एनी ब्लडशेड एक रिवॉल्यूशन उन्होंने लाए थे। वो किस चीज को टैकल किए थे? सोशल इंजस्टिस और ऑपरेशन को टैकल करते हुए उन्होंने हमें एक फॉरवर्ड, एक पाथ हमें दिया कि जो इस देश में 1956 में, उससे पहले भी जो ऑपरेशन था, एक सिंपल साधारण ऑपरेशन नहीं था, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, कई पहलुओं का, कई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी समाज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको उन्होंने एक आयाम दिया, उसको एक अंडरस्टैंडिंग दिया कि इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री द्वारा या इंडिया सोशल कल्चरल हिस्ट्री द्वारा कैसे देखें। जो इसीलिए उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का संरचना करी, कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना में 1956 से पहले ही उन्होंने इन बातों को आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में और खासकर सोशल इंजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आर्टिकल 46 में बड़ा क्लियरली दर्शाते हैं हमारे बारे। जो बाबा साहब ने हमारे सामने जो धम्मक क्रांति जो लाए, वो एक ट्विन ऑब्जेक्टिव के साथ लाए 1950 और 1956 के बीच में। 1950 के हमारे संविधान और 1956 के जो धम्मक क्रांति का इस धरती से जो शुरुआत हुआ। बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म को, बुद्ध को जब हमारे सामने बुद्धा एंड इस धम्मा में पेश किए थे, उनको बुद्ध को पुनर्स्थापित या पुनर्जीवन नहीं किए थे। उन्होंने एक रीइंटरप्रिटेशन दिया कि इंडिविजुअल के साथ साथ सोशल एक्सप्रेशन भी जरूरी है। जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मैन टू मैन रिलेशनशिप, जो इक्वालिटी का है, मैन टू मैन और मैन टू वुमन, जो एक इक्वालिटी का रिलेशनशिप ने उन्होंने दर्शाया, उससे पहले ही उन्होंने हिंदू कोड बिल में इन बातों के हमारे सामने लेके आए थे। इस धरती का जो धम्म क्रांति का मेन एक्सप्रेशन है मैन टू मैन रिलेशनशिप, जो है इक्वालिटी पे बेसिस रहता है। वो जो सफरिंग जो मैन टू मैन रिलेशनशिप में है, पॉवर्टी, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से हम कैसे निकले, वो एक मार्ग, वो एक पद्धति आज के दिन उन्होंने एक डायनामिक, मॉडर्न और इंक्लूसिव मूवमेंट के द्वारा दिया था। आज का दिन ये मूवमेंट अभी भी यहाँ हमें दिखता है और आगे आने वाले साल धम्मा क्रांति का मूवमेंट हमें आगे चलता जाएगा। इसके मेन कारण, इस मूवमेंट को डायनेमिक रहने का एक मेन कारण है कि एक रैशनल मूवमेंट है। ये रैशनैलिटी पे बेसिस है कि डॉगमा और सुपरस्टिशन के ऊपर बेसिस नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ इतने तादाद में, लाखों की संख्या में अगर धम्म क्रांति का दिवस आज यहाँ लोग आए, वो एक्शन ओरिएंटेड बाबा साहब ने हमें एक मार्ग दिया था। वो इक्वालिटी के बेसिस पे, इगैलिटेरियन बातों पे बेसिस पे है और एक एंटी कास्ट फिलॉसफी है। जस्टिस एक सोसाइटी में, समाज में समानता रहे और पीसफुल भी रहे। इसलिए जो मूवमेंट है नॉन वायलेंट और अहिंसा के साथ, विदाउट ब्लडशेड जो मूवमेंट है, ये धम्म क्रांति का मूवमेंट हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दुनिया के मूवमेंट्स में, दुनिया के इतिहास में एक अति उत्कृष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया के इतिहास में कि एक मूवमेंट जहां इक्वालिटी चाहता है और जस्ट सोसाइटी चाहता है, एथिकल सोसाइटी, और हमें एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के ओर ये मूवमेंट हमें ले जाता है। इस धम्म क्रांति ने, इस धरती ने ऐसा व्यक्तियों को आगे ले गया 69 इयर्स के मूवमेंट ने। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, डॉक्टर गवाई साहब को अभी बता रहा था। एक उदाहरण, इस मूवमेंट, ऐसा धम्म क्रांति का मूवमेंट कैसा व्यक्तियों को
हमारे सामने ले आते हैं। डॉक्टर संतोष राउत इसी मूवमेंट का एक पार्ट है। वो आज के दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में 400 साल के इतिहास में पहली बार एक दलित व्यक्ति एक पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले कोई नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था किसी भी सब्जेक्ट में। जब इस धम्म क्रांति का मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति डॉक्टर संतोष राउत जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए और उनको पढ़ाने के मौका मिला, आपको ये विदित होकर बहुत ही हर्ष होगा कि उन्होंने ये कोर्स चुना कि बुद्धिज्म एंड सोशल जस्टिस। बुद्धिज्म एंड सोशल जस्टिस को कोर्स को उन्होंने चुना। उस कोर्स को उन्होंने पढ़ा। वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बच्चों को उन्होंने पढ़ाया हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में। और उस कोर्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे, बहुत ही कम लोगों को मिला। वहां डॉक्टर संतोष राउत वहां गए थे। सबसे पहले चीज उन्होंने ये काम किया, 2 साल पहले इसी दिन को धम्म चक्र परिवर्तन दिन का वहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। जो धम्म क्रांति का ये जो मूवमेंट है, ऐसा व्यक्तियों को हमारे सामने लाता है। वो निष्ठा से, लगन से और बाबा साहेब और बुद्ध के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए ये मूवमेंट और भी आगे सालों में बढ़ेगा। और धम्म क्रांति का मूवमेंट में आज हम सब एक पार्ट है। आप और हम, ये मूवमेंट एक समाज, स्वतंत्रता का समाज, इक्वालिटी और पीस के साथ हम सब रहे। और रिलीजन एसेंशियल है, बाबा साहब ने कहा, बट वो एसेंशियल रिलीजन इक्वालिटी लाना चाहिए। इसी ओर समाज में इक्वालिटी और शांति, इसी ओर के लिए मैं समझता हूं हम सब लोग यहाँ एकत्रित इसलिए हुए, इसको आगे ले जाने के लिए। मुझे यहाँ ये मौका दिया बोलने के लिए, आज यहाँ निमंत्रण किया। आप सबको धन्यवाद और जय भीम। धन्यवाद डॉक्टर राजशेखर जी। आपने धम्म क्रांति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा। और बाबा साहब की जो क्रांति है, ये क्रांति इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये क्रांति समता लाती है, भाईचारा लाती है और मानव कल्याण का जो विचार बुद्ध का है, वो विचार जनमानस तक पहुंचाने का काम ये मूवमेंट करती है। इस संदर्भ में आपने बहुत अच्छे विचार रखे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भदंत वीणाचार्य जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके पहले मैं उनका परिचय देना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो कहां हुआ? गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। वहां अशोक ने बड़ा बुद्ध विहार बनाया था। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने है। ऐसा होने के बावजूद भी बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है वो बौद्धों के कब्जे में नहीं है। जो मैनेजमेंट कमेटी वहां है उसमें बहुत सारे दूसरे लोग हैं और वो वहां हिंदू की जो प्रथा परंपरा है वो चलाने का काम करते हैं। इस संदर्भ में कई आंदोलन हुए। भदंत सुरेश शशा जी ने भी आंदोलन चलाया था। अभी यहाँ जो भदंत वीणाचार्य है, इनका इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप यूपी से आते हैं और आप हर राज्य में जाकर महाबोधि आंदोलन के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और आप युवा हैं, आप बहुत, यानी आपकी जो उम्र बहुत कम है और ऐसा होने के बावजूद भी महाबोधि विहार या बौद्धों को मिलना चाहिए, इसलिए आपने जो आंदोलन चालू किया है और आप हर राज्य में जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और
आपको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि महाबोधि का आंदोलन जो है वो फिर से आपने जीवित किया। इस आंदोलन की शुरुआत 1891 में अनागरी धम्मपाल जी ने किया था। बाद में सुरेश ससाई जी और बहुत सारे लोगों ने वो आंदोलन सामने लाया और आज आप वो आंदोलन लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको यह दीक्षा भूमि पर बुलाया है। मैं भदंत वीणाचार्य जी को विनती करता हूं कि आप अपने विचार यहां व्यक्त कीजिए। भदंत वीणाचार्य जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मित्रों, यह ऐसी भूमि है जो हमें ऊर्जा देती है, बंधुभाव सिखाती है, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। आप दीक्षा भूमि पर आए तो यहाँ से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लेकर आपके गांव जाएंगे, यही आशा करता हूँ। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, चैनल को धम्मदान अवश्य करें और हमारे हाथ मजबूत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।